हेलो। हमने राष्ट्रपति के अंतर्गत राष्ट्रपति जी पढ़ रहे हैं और किस पार्ट में है राष्ट्रपति जी के बारे में प्रावधान संविधान के भाग 5 में पार्ट 5 में, साथ ही साथ अध्याय 1 भाग 5 है, अध्याय 1 है। क्लियर? याद रखिए एक बात, आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति जी के बारे में जो बात की गई है संविधान में वो संविधान के किस भाग में है, तो भाग 5 में बात की गई है। और साथ ही साथ अध्याय कौन सा है? अध्याय 1 है। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में आर्टिकल 56 तक बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 57, 58 और 59 के बारे में कि इन तीनों आर्टिकल में 57, 58 और 59 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 57 क्या कहता है? पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। पुनर्निर्वाचन क्या? दोबारा निर्वाचन, यानी कि कोई व्यक्ति अगर पहले से उस पद पे था या पहले भी उस पद पे था, फिर जब इलेक्शन हो रहे हैं तो क्या वो दोबारा उस पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, चुनावों में खड़ा हो सकता है? कि क्या कोई व्यक्ति जो पहले राष्ट्रपति था, जो अभी राष्ट्रपति जी का कार्यकाल समाप्त हुआ है, उसमें वो राष्ट्रपति था या पहले रहा था, वो व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता? तो इस बारे में बात की गई है अनुच्छेद 57 में। कौन से? आर्टिकल 57 किससे संबंधित है? पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। क्या? पुनर्निर्वाचन अर्थात दोबारा, अगेन, पुनर्निर्वाचन। कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, क्या बात कही गई है? कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, दोनों के लिए, कि जो कर चुका है, जिसने पहले कर लिया, पहले वो राष्ट्रपति थे, या फिर जो अब बनेंगे, वो भी दोनों ही व्यक्ति पुनर्निर्वाचन के पात्र होंगे। कि कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, यानी कि जो भी राष्ट्रपति बनेगा वो दोबारा भी निर्वाचित हो रहा है तो उस पे सारे क्राइटेरिया तो लागू होंगे ही ना, जो भी अन्य बातें, अर्हता क्या है, योग्यता क्या है, सारी बातें। तो यही कही गई है कि इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। तो कुल मिलाकर ये बात है कि अगर आपसे पूछा जाए कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर था या भी है तो क्या वो दोबारा भी इलेक्शन लड़ सकता है जब दोबारा राष्ट्रपति चुनाव होंगे? तो बिल्कुल पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। और यहाँ पे ये कहीं बात नहीं कही गई है कि कितनी बार लड़ सकता है, परंतु ये बात कही गई है कि पुनर्निर्वाचन, दोबारा निर्वाचित हो सकता है। परंतु ये नहीं कहा गया, जैसे आप अमेरिका के संविधान में देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति 2 कार्यकाल तक रहता है। हमारे यहाँ पर इस तरीके का कोई फिक्स नहीं है कि नहीं एक बार लड़ सकते हैं, 2 बार। यहाँ पे सिर्फ इतना कहा गया है कि हाँ, आप दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं। अगर आपने एक बार आप राष्ट्रपति जी रह चुके हैं तो आप दोबारा लड़ सकते हैं चुनाव। क्लियर? अनुच्छेद 58 क्या कहता है? आर्टिकल 58 क्या कहता है? राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं, क्या योग्यता होनी चाहिए आपके अंदर? अगर आपको कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, कुछ आपको कोई फॉर्म डालना है, तो पहले आपकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह पूछी जाएगी ना। जैसे आपको यूपीएससी का पेपर देना है या एसएससी का, जो भी पेपर देना है, अगर आपको एसएससी 12th वाला देना है तो आप 18 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हो, साथ ही साथ आपने 12th क्लियर कर रखी हो। अगर आपको एसएससी ग्रेजुएशन वाला देना है तो आप ग्रेजुएट हो। आपको यूपीएससी क्लियर करनी है तो आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी हो, आप 21 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुके हो। तो ये क्या होती है? योग्यता। ये चीज़ होनी चाहिए, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये भी तो एक नामांकन दाखिल होता है। सबसे पहले तो बात ही रखी जाती है ना कि हाँ भाई, किस व्यक्ति को बनाएंगे, कौन खड़ा होगा। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अहर्ताएं। राष्ट्रपति अगर आपको बनना है तो उसके लिए क्या योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए? तो देख लीजिए, अगर आप भी राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो ये योग्यता होनी चाहिए आपके अंदर। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह, क्या क्या बातें, अब भारत का नागरिक हो। क्लियर रखिएगा, यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है। हो सकता है आपसे वहाँ पर अगर आप
क्वेश्चन प्रीलिम्स में पेपर देने गए हैं, प्रीलिम्स का पेपर दे रहे हैं, तो वहाँ पर पूछ ले कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति कब बन सकता है, तो उसमें ये बातें लिख दे और उसमें क्या दे दे, यहाँ पे लिखा है भारत का नागरिक हो, परंतु वहाँ पे क्या दे दे, भारत जन्म से भारत का नागरिक हो सकता है वो जन्म से भारत का नागरिक लगा दे, तो वो गलत होगा। यहाँ पर जन्म से भारत के नागरिकता की बात नहीं कही गई है, ये शब्द तो कहीं प्रयोग ही नहीं किया गया। बात क्या की गई है, भारत का नागरिक हो। क्या कहा गया है, भारत का नागरिक है। ऐसा होता है, पहले प्रीलिम्स के पेपर में ऐसा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन वहाँ लिख देते जन्म से भारत का नागरिक हो। अगर योग्यता पूछ रहे हैं आपसे राष्ट्रपति जी की तो लिख देंगे जन्म से भारत का नागरिक हो, बच्चा वहीं कंफ्यूज। तो क्लियर रखिएगा, शब्द बहुत ध्यान से पढ़िए पॉलिटी में, ठीक, आपको इजी वे में समझना आना चाहिए। परंतु जो शब्द है, जो मेन पॉइंट्स है, जो शब्द है, ये संविधान की भाषा है पूरी, जो संविधान में लिखी हुई है, तो उनको समझना बहुत आवश्यक है। तो भारत का नागरिक हो। दूसरी क्या है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। कितना, 35 ईयर्स, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। क्या बात कही गई है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। आप लोकसभा के लिए देखते हैं, आप देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा के लिए 25 वर्ष और 35 वर्ष, मैंने आपको पहले पढ़ाया भी, आप पार्लियामेंट भी जाके देख लीजिए, और इस वाले सेशन में भी पहले पढ़ा चुकी हूँ, और आगे जब हम पढ़ेंगे लोकसभा राज्यसभा के बारे में उसमें भी बताऊंगी। तो वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बात है कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और वहाँ पर होता है 35 वर्ष की आयु का हो। तो दोनों में फर्क समझिए। अगर आपसे राष्ट्रपति जी के बारे में पूछ रहे हैं तो उसके शब्द देखिए, राष्ट्रपति जी के अर्हता योग्यता वाले शब्द, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। क्लियर रखिएगा, पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु राष्ट्रपति जी के लिए अर्हताएं हैं, ये योग्यता। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है, पहले क्या कहा गया है, भारत का नागरिक हो, साथ ही साथ 35 वर्ष की आयु पूरी कंप्लीट कर चुका हो, और थर्ड बात क्या है, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। जो लोकसभा के लिए अर्हताएं योग्यताएं निर्धारित की गई हैं वो ही सारी बातें यहाँ पर लागू होंगी, क्योंकि यहाँ ये अपने आप में ही एक रेपुटेशन वाली पोस्ट है। हमारे देश के प्रथम नागरिक हैं, सर्वोच्च पद कह सकते हैं आप। राजा, जैसे पहले राजा होते थे ना, उनके बारे में कोई एक्स्ट्रा नहीं बोल सकता था। आपने कभी भी, पहले भी मैंने आपको बताया, अपने प्रधानमंत्री जी के, मुख्यमंत्री जी के, सबके कार्टून बनते देखे होंगे पेपर में, न्यूज़पेपर में, परंतु राष्ट्रपति जी का कभी बनते नहीं देखा होगा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्योंकि हमारे देश का वो गरिमामयी पद है। तो जो लोकसभा में विकृचित, पागल, दिवालिया ये शब्द लिखे गए हैं वो यहाँ पर नहीं लिख सकते थे, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि गरिमामयी पद है, देश के प्रथम नागरिक है, देश का सर्वोच्च पद है। इस कारण से यहाँ पर यह बात लिखी गई है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। क्लियर। कोई, अब क्या हमने ये देख ली क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। अब देखिए, कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के, क्या बात की गई है, भारत सरकार अर्थात जो केंद्र में सरकार है, प्रधानमंत्री जी, या राज्य सरकार मुख्यमंत्री जी, राज्य होते हैं ना, यूपी, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तो यही कि कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में, या कोई भी सरकार है उसके नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन, किसी भी स्थानीय या कोई भी प्राधिकारी है, गवर्नमेंट ऑफिसर है या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, तो वह राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। यानी कि अगर आपको राष्ट्रपति जी बनना है, राष्ट्रपति पद पर जाना है, तो आप लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। अब लाभ का पद क्या है, हमारे संविधान में लाभ के पद को पूरी तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है कि कौन कौन से पद लाभ के पद होंगे। सिर्फ ये बात कही गई कि लाभ के पद पर होना नहीं चाहिए। लाभ का पद यानी कि अगर आप गवर्नमेंट से संबंधित किसी ऐसी संस्था से या किसी ऐसे संगठन से या
किसी भी ऐसी गवर्नमेंट संस्था संगठन से जुड़े हुए जिसके वेतन भत्ते आपको मिलते हैं, या वेतन भत्ते नहीं भी मिलते परंतु उससे आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा है, या आप अपने को फ़ायदा ले सकते हैं या किसी दूसरे को फ़ायदा दे सकते हैं उस पोस्ट से, तो भी वो लाभ का पद होगा। याद रखिएगा आप, चाहे आप उसकी सैलरी ले रहे हो या ना ले रहे हो, वेतन भत्ते उसको आपके मिल रहे हो या ना मिल रहे हो। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं, क्योंकि आपसे ये पूछे कि क्या जिस और अन्य पद पे गवर्नमेंट से संबंधित संगठन संस्थाएं और भी जो भी हैं उसमें सिर्फ ये बात आती है कि जिसके आप वेतन भत्ते ले रहे हो, या ये बात भी सम्मिलित है कि वेतन भत्ते ना भी ले रहे हो, तो दोनों बातें सम्मिलित हैं। क्योंकि अगर आप वेतन भत्ते नहीं भी ले रहे तो कुछ ना कुछ पावर तो होगी ना उस पोस्ट के आपके हाथ में, जिससे आप अपना या फिर किसी और का भला भी कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। अर्थात तो जो पोस्ट आपको दे रखी है उससे कोई ना कोई फ़ायदा तो उठाया जा सकता है ना, वेतन भत्ते ना भी ले रहे हो, और साथ ही साथ अपने काम को, जो आप सांसद हैं या राष्ट्रपति जी हैं, जो भी हैं, आप अपने काम को भी आप पूरी की पूरी क्लियरिटी से नहीं कर पाएंगे, कहीं विघ्न आएगी। देखते हैं ना, एक साथ दो काम करो तो दोनों ही कामों में गड़बड़ी हो जाती है, ना तो वही काम सही हो पाता ना यही काम सही हो पाता, इसीलिए कहा गया है। और ये जो पद हैं देश के, सांसद हो गया, आप सांसद बनते हैं तो देश की एक जिम्मेवारी आ जाती है आपके ऊपर, या राष्ट्रपति जी बनते हैं तो प्रधानमंत्री मंत्री नियुक्त होते हैं, आपके ऊपर एक जिम्मेवारी आती है, आपको पूरा देश देखना है, चीज़ें चलानी है। तो अगर आप इन चीज़ों को देख के और 2-4 पद और ग्रहण कर लेंगे तो कैसे निभाएंगे। खाली सांसद ही जो होते हैं, सिर्फ मंत्री होते हैं, वो ही ठीक से, फिर भी कितना भी ठीक से कार्य कर लो फिर भी चीज़ें नहीं कर पाते। तो अगर आप 2-4 पद और ग्रहण कर लेंगे तो कैसे अपने काम को अच्छे से प्योरिटी से निभा पाएंगे, नहीं निभा पाएंगे ना। और साथ ही साथ फिर ये भी करना है वो भी करना है, इस पद से ये मुनाफा, इससे ये मुनाफा, लालच चीज़ें ये सब होगी। तो ये बात कही गई है कि अगर आप किसी लाभ के पद पर हैं तब भी आप राष्ट्रपति जी के चुनाव को नहीं लड़ सकते। अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आपसे कोई ये पूछता है कि क्या लाभ का पद के बारे में डिफाइन किया गया है, बताया गया है कि संविधान में लाभ का पद कौन कौन से हैं, तो नहीं कहा गया। क्या बात कही गई है यहाँ पर, सिर्फ कि कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से या किसी भी सरकारों में से किसी के भी नियंत्रण में या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, वह राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। अब एक स्पष्टीकरण है, नोट कह सकते हैं आप इसको, इम्पोर्टेंट। तो नोट डाल के क्या है कि कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि कौन सा पद लाभ का पद नहीं माना जाएगा। ये बात जरूर बता दी गई है कि क्या कहा गया है कि कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या फिर किसी राज्य का राज्यपाल और या राज्य अर्थात केंद्र में और राज्य में किसी विधानमंडल में या संघ में मंत्री के पद पर हो। तो ये जो पद है, जैसे राष्ट्रपति जी का पद हो गया, उपराष्ट्रपति जी का पद हो गया, राज्यपाल का पद हो गया, या केंद्र में अर्थात संसद में मंत्री का पद हो गया, या विधानसभा में मंत्री का पद हो गया, तो ये पद लाभ के पद नहीं समझे जाएंगे। क्लियर रखिएगा। अगर आप किसी राज्य के मंत्री हैं तो भी आप राष्ट्रपति चुनाव में खड़े हो सकते हैं। ऐसा कई बार हुआ भी है, परंतु जैसे प्रणब मुखर्जी है, प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति जी के चुनाव के लिए खड़े हो रहे थे तब वो पद पर थे, परंतु उन्होंने इस्तीफ़ा देने के बाद वो जिस पद पर वो थे उस पद से इस्तीफ़ा दिया और उन्होंने राष्ट्रपति जी का चुनाव लड़ा। ऐसे ही जो हमारे वर्तमान समय में जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो भी पहले से किसी पद पर थे, राज्यपाल पद पर थे, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रपति जी का चुनाव लड़ना था, उनको राष्ट्रपति जी के लिए नामित करना था कि हाँ राष्ट्रपति जी का नाम निर्देशित करना था, राष्ट्रपति जी का चुनाव लड़ना था उनको, तब उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। अगर वो इस्तीफ़ा नहीं भी देते तब भी वो चुनाव लड़ सकते थे, क्योंकि राष्ट्रपति, राज्यपाल
उपराष्ट्रपति या मंत्री, ये जो पद हैं वो लाभ के पद नहीं माने गए हैं। क्लियर रखिएगा ये बात। तो कौन से पद लाभ के पद नहीं होंगे, इन बातों को ज़रूर बताया गया है हमारे संविधान में। और साथ ही साथ ये कहा गया है कि अगर संसद चाहे तो वो विधि बनाकर और भी चीज़ें ऐड कर सकती है कि क्या लाभ के पद को डिफाइन कर सकती है। आपको पता है ना, संसद के पास पावर है विधि बनाने की, तो वो हो सकता है। अभी तक तो ऐसा कोई डिफाइन नहीं है कि लाभ का पद डिफाइन कर रखा है, परंतु कौन से पद लाभ के पद नहीं है, इन बातों को ज़रूर बता रखा है जो मैंने अभी आपको बताई है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री, ये लाभ के पद नहीं हैं। तो अगर भविष्य में संसद चाहे तो वो डिफाइन कर सकती है कि ये पद लाभ के पद के तहत आएंगे, ये पद लाभ के तहत नहीं आएंगे, लाभ के पद के तहत। क्लियर। अनुच्छेद 59 क्या कहता है? आर्टिकल 59 आर्टिकल 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। यहाँ पर बात क्या की गई थी? क्वालिफिकेशन, कि कुछ क्वालिफिकेशन होगी। अगर आप दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे क्वालिफिकेशन, योग्यता की बात की गई है कि आप योग्य हैं या नहीं। यहाँ पर शर्तों की बात की गई है। अगर आपको कहीं जॉब करनी है या आपकी कोई एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिफ़िकेशन, आप अगर फॉर्म भी भरना चाहेंगे तो सबसे पहली बात आपकी क्वालिफ़िकेशन की होगी। ठीक है, क्वालिफ़िकेशन है तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, हमने फॉर्म भर दिया, अब आप सिलेक्ट भी हो गए, तो जहां आप सिलेक्ट हुए हैं उनकी अपनी कुछ शर्तें भी तो होंगी ना। ये तो फर्स्ट स्टेप है क्वालिफिकेशन का। अगर आप कहीं जॉब के इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हैं तो आप पहले देखते हैं नीचे कि क्या क्या क्वालिफिकेशन। हाँ, अगर आप क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं तो आप बिल्कुल जाते हैं इंटरव्यू देने, नहीं करते क्वालिफिकेशन को फुलफिल, नहीं फिट बैठते उसमें, तो आप नहीं जाते। तो ठीक है, अगर आप क्वालिफिकेशन आपके अंदर वो हैं, आप चले जाते हैं इंटरव्यू देने। अब क्या होता है, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तब वो अपनी शर्तें रखते हैं कुछ, तो यही बात है, ये शर्तें हैं। क्या बात कही गई है 59 में? राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये बात कही गई है। जो राष्ट्रपति, जैसे हमारे यहाँ मंत्री पद जो होता है, वो मंत्री पद, जो भी मंत्री बनते हैं या प्रधानमंत्री बनते हैं वो सदन के सदस्य होते हैं, या लोकसभा के हों या राज्यसभा के होते हैं। परंतु ये बात कही गई है कि जो राष्ट्रपति जी होंगे वो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होंगे, ये बात क्लियर तौर पर कहा गया है। देखिए, राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के भी विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य नहीं होगा। राष्ट्रपति जी के बारे में बात क्लियर कर दी गई है कि राष्ट्रपति जी किसी भी सदन के सदस्य नहीं होंगे, ना लोकसभा के ना राज्यसभा के, ऐसे ही विधानमंडल में भी। ठीक है, और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण करने की तारीख से रिक्त कर दिया है। मैंने आपको अभी बताया कि राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, ये सारे पद जो लाभ का पद है उसके तहत नहीं आते। रामनाथ कोविंद जी जो हमारे राष्ट्रपति हैं वर्तमान समय में, वो भी इससे पहले गवर्नर थे। अगर वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद राष्ट्रपति जी का चुनाव लड़ा, अगर वो इस्तीफा नहीं भी देते तब भी वो चुनाव लड़ सकते थे बिना इस्तीफा दिए भी, क्योंकि वो लाभ का पद नहीं है। अगर वो बिना इस्तीफा दिए चुनाव लड़ते और उसे जीत जाते तो क्या कहा गया है कि अगर यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का कोई राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, यानी कि अगर आप किसी, जैसे हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं एम वेंकैया नायडू जी, वो संसद के सदस्य थे, परंतु जब वो उपराष्ट्रपति जी निर्वाचित हो गए तब क्या हुआ, उनका जो उस सदन से स्थान था वो रिक्त हो गया। तो यही बात कही गई है कि यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है
तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति जी के रूप में अपने पद ग्रहण करने की तारीख से रिक्त कर दिया है। क्लियर? आई बात समझ में आपको कि अगर ऐसा कोई सदस्य मेंबर राष्ट्रपति नियुक्त बन जाता है जो संसद के किसी भी सदन का मेंबर है, तो क्या होगा? जिस तारीख से वो अपना पद ग्रहण करता है, राष्ट्रपति पद की शपथ लेता है, पद ग्रहण करता है, उस दिन से जो उसका पहले वाला स्थान था, यानी कि जो जिस भी सदन का वो सदस्य था, वो स्थान रिक्त अर्थात खाली घोषित खाली समझा जाएगा। राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ये भी एक शर्त है कि अगर आप राष्ट्रपति जी बन जाते हैं, राष्ट्रपति पद पर हैं, तो आप कोई भी लाभ का पद धारण नहीं कर सकते। राष्ट्रपति बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा। आप देखते हैं राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, इसके लिए उनको कोई किराया देना नहीं पड़ता। जब आप मंत्री बनते हैं, संसद बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, तो आपको कुछ फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो यही बात की गई है कि राष्ट्रपति बिना किराया दिए अपने शासकीय निवास, यानी कि शासकीय निवास राष्ट्रपति भवन, शासकीय निवास, मैंने कहा ना आपको पॉलिटी की शब्दावलियाँ याद होनी चाहिए। तो शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा और ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का भी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे। ये जो अब भत्ते होते हैं, वेतन होते हैं और भी जो उनको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, इसका निर्धारण कौन करती है? संसद के द्वारा निर्धारण किया जाता है। क्लियर रखिएगा, बात भी कही गई है। तो जो भी संसद ने विधि द्वारा निर्धारित किया है, जितनी भी फैसिलिटीज़, भत्ते, वेतन जो भी मिलता है, उन सब का भी हकदार होगा कौन? हमारे राष्ट्रपति जी हकदार होंगे। और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है, तब तक ऐसी उपलब्धि, भत्ते और विशेषाधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है हकदार होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति जी के वेतन भत्ते के बारे में, उनकी फैसिलिटीज़ के बारे में बात कहाँ की गई है, तो अनुसूची दूसरी, जो अनुसूची 2 है, 12 अनुसूची हैं। जब हम आर्टिकल कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद अनुसूचियां भी पढ़ेंगे, 12 की 12 अनुसूचियां बताऊंगी। कुछ अनुसूचियां संविधान जब बनकर तैयार हुआ मूल संविधान में थी, कुछ बाद में जोड़ी गई हैं। तो हम सारी अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे। अभी बात क्या कर रहे हैं? अनुसूची 2। अनुसूची 2 में राष्ट्रपति जी के वेतन भत्तों के बारे में बात की गई है। ना सिर्फ राष्ट्रपति जी के वेतन भत्तों के बारे में बात की गई है, बल्कि जो संसद के अध्यक्ष है, सांसद देखते हैं ना, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, इन सभी और भी क्या क्या और किस किस के वेतन भत्तों के बारे में बात की गई है अनुसूची 2 में। जब हम अनुसूची 2 पढ़ेंगे तब क्लियर तौर पर देखेंगे। तो यहाँ बात सिर्फ क्या की जा रही है कि जो भी अनुसूची 2 में वेतन भत्ते, उपलब्धियां, विशेषाधिकार हैं, वो राष्ट्रपति जी को मिलेंगे। तब तक वही रहेंगे जब तक उसमें संसद विधि बनाकर बदलाव ना कर दे। हो सकता है कि वे जो वर्तमान समय में वेतन, जो भी सैलरी मिल रही है राष्ट्रपति जी को, उसमें बढ़ोतरी हो जाए आगे आने वाले समय में, परंतु जब तक संसद ये प्रावधान नहीं करती तब तक वही चीज़ें चलेंगी जो अभी वर्तमान समय में जितना लिखा हुआ है, जो बातें, जो फैसिलिटीज़ लिखी हुई हैं अनुसूची 2 में। राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। क्या बात की गई है कि अगर संसद कोई चेंज करती है उनके विशेषाधिकारों में, वेतन में, भत्तों में, वो उस समय नहीं कर सकती जब वो अपनी पदावधि में है। तो कोई भी राष्ट्रपति जी जब अपनी पद पर हैं उस समय जो उनके वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नहीं तो क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति जी हैं वो नाम मात्र के प्रमुख हैं, जो रियलिटी में पावर है प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। प्रधानमंत्री, संसद, ये सारे आपस में संबंधित भी हैं। तो हो सकता है कहीं ना कहीं दबाव बने राष्ट्रपति जी से कि ये बिल पास करवा ले। सरकार बिल भेजती है ना कि अगर नहीं आप देंगे तो हम आपके वेतन कम कर देंगे, आपके अधिकार कम कर देंगे, कटौती कर देंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि जब राष्ट्रपति पद पर कोई व्यक्ति है तो उस समय
जो भी वेतन भत्ते विशेषाधिकार हैं वो उसको मिलते रहेंगे। उसके पद पे रहने के दौरान उसके विशेषाधिकारों में, वेतन में, भत्तों में कोई भी कमी नहीं कर सकती संसद भी। ठीक है, अगर कोई बदलाव करने हैं तो आप बाद में कर लीजिए, परंतु उस समय उस सदस्य जो भी राष्ट्रपति जी के पद पर है आप बिल्कुल नहीं करेंगे बदलाव। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप जो बातें मैंने आपको समझाई हैं वो आपने क्लियर तरीके से सुनी और समझी होंगी। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर धन्यवाद।